खास कहानीकार प्रेमचंद की कहानियों से करेंगे। प्रेमचंद जाहिर है कि हमारे आज के और आने वाले भारत की तस्वीर पेश करते नजर आते हैं और हम महसूस करते हैं उनकी कहानियों को पढ़कर जो समाज में मुश्किलें, जो नामवारियाँ, नाबराबरियाँ वो ज़माने में आज भी मौजूद हैं। मुंशी प्रेमचंद का तहरीर करदा ड्रामा बड़े भाई साहब और कफन, बड़े भाई साहब, इसका डायरेक्शन गोपाल दुबे साहब ने किया है, वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ आज के दिन की शुरुआत की। मित्रों, एक मिनट मेरे गुजारिश है कि फोन आप साइलेंट कर दें, फोन पे साइलेंट कर दें, क्योंकि बैटरी वो सब करता है। आज जब पेश करते हैं दूसरे सेट को पेश करना है। बड़े भाई साहब टाइमिंग का प्रॉब्लम था, दो बारी करने वाले थे, नंबर बड़े भाई साहब की जमीन करेंगे। बड़े भाई यहाँ पे नीचे आ गया। 2 दिन बाहर क्या गए, इतनी गंदगी हो गई, अब सफाई भी तो हमें ही करनी। कौन दिशा से आया रे मुसाफिर, कौन दिशा से आया रे मुसाफिर, कौन दिशा जाना है, दुनिया तेरे साथ चलेगी, दुनिया तेरे साथ चलेगी, ये तो झूठा बहाना है, ये तो झूठा बहाना है। अरे चिल्लाओ मत, ये हमारी गैया गंगा है। हाँ अभी चावल लाते हैं। ये खूब खाओ, खूब दूध दो, अपने बछड़े को भी पिलाओ और हमें भी। दुनिया तो एक मेला है भैया, दुनिया तो एक मेला है भैया, सबको आना जाना है, सबको आना जाना है। 2 दिन बाहर क्या गए, मुर्गा गए, कन्हैया से कह गए कि पानी देते रहना, और वो भी अपनी धुन में मस्त रहता। अरे भैया, अरे बहुत जोर का चाड़ा पड़ रहा है। हाँ तो भैया, हमारा नाम है चुन्नू, चुन्नू लाल खरबचिया। हम आ रहे हैं बनारस से और जाना है लम्ही। अरे प्रेमचंद जी के गांव लम्ही। सुबह सुबह का समय है। अरे कौन बैलगाड़ी भी तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे भैया, अरे ओ भैया, अरे हाँ हाँ आप कैसे कह रहे हैं? अरे इन लम्ही जाने का रास्ता देखे हो कहाँ? दोनों हाथ पे, उल्टे पे, सीधे पे, उल्टे हाथ पे जाके सीधे हाथ पे। अरे क्या कह रहे हो भैया, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम किसी और से पूछ लेंगे तो चले। पर वो भले मानुस ने बताया था उल्टे हाथ पे कि सीधे हाथ पे, कि उल्टे हाथ पे जाके सीधे हाथ पे। अरे ये तो बड़ा गफलत बड़ा है। एक काम करते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं और जहाँ चौपाई खत्म होगी वही रास्ता पकड़ लेंगे। हुई है वही जो राम रचिया था, हो गई तर्क बड़ा भाई साहब। अरे इतना देर हो गया कि लम्ही तो नजर ही नहीं आ रहा। अरे ये क्या लिखा है इतने बड़े बड़े अक्षरों में, प्राथमिक शाला लम्ही। ये तो कोई बात हो गई, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अब लम्ही तो पहुंच गए, अब प्रेमचंद जी का घर भी ढूंढ लेते हैं। अरे बहुत नाम है उनका, बहुत लोग जानते हैं। अरे भैया, ओ भैया, अरे हाँ हाँ आप ही से कह रहे हैं, अरे कहते तो आओ। अरे हमको प्रेमचंद जी से मिलना है। ये घर उन्हीं का है का? वो यहीं रहते हैं। कोनो काम है का? हाँ हाँ जरूरी काम है। कोनो विशेष काम है? हाँ हाँ विशेष बात है, तुम मिलवा सकते हो तो बताओ, नहीं तो हम जाए यहाँ। अरे रुको रुको भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी सर्दी में? अरे बैठिए, गुड़ लीजिए, हम अभी आते हैं। अभी आजकल के नौकरन को भी सब कुछ जानना है, क्या नाम है, क्या काम है, कौन गांव से आ रहे हैं, कौन गांव को जाना है, आपका सब कुछ इन्हीं को बता दें। ये लीजिए, गुड़ खाइए।
पर प्रेमचंद जी कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ हाँ, बुलाकर लाते हैं। हाँ। नमस्कार, मैं ही प्रेमचंद हूँ। प्रेमचंद जी आप माफ कीजिएगा, हम आपको माली समझ बैठे। मैं माली भी हूँ, किसान भी हूँ, लेखक भी हूँ, मजदूर भी हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? परसों इलाहाबाद में साहित्यिक गोष्ठी का बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसकी आपको अध्यक्षता करनी है, तो उसके लिए हम आपको आमंत्रित करने आए हैं, तो आप आइएगा जरूर। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। अच्छा, हम चलते हैं। नहीं नहीं, रुकिए। शिवरानी, खाना तैयार है ना? अरे नहीं नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, हमें बहुत दूर जाना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, बहुत सारा काम है। हम अगली बार आएंगे तो खाना भी खाएंगे और 2 दिन रुक के जाएंगे। चलिए चलिए, मैं आपको बाहर छोड़ूंगा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमचंद है। मेरा जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के पास लम्ही गांव में हुआ था। मेरे पिता का नाम अजायब राय था। बचपन में मुझे नवाब भी कहा जाता रहा है। मेरा जीवन बड़ा उबड़ खाबड़ रहा है। जो लोग समतल और सुविधा पर चलने के आदी हैं, वो मेरा साथ ना ले, उन्हें निराशा हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरा ये रहा कि छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो, तो शादी के कुछ दिनों बाद पिताजी चल बसे। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ। फिर मैंने छोटी मोटी नौकरी की। उसके बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय अंग्रेजों का राज था। मैं नवाब राय के नाम से कहानी लिखता रहा। सोजे वतन मेरा पहला कहानी संग्रह था। एक दिन अंग्रेजों ने मुझे पकड़ लिया और आजादी के लिए जनता को भटकाने का इल्जाम लगाया, लेकिन मैं लिखता रहा। अच्छा, तो आपने मेरी कौन कौन सी कहानियां पढ़ी हैं? मैंने लगभग 300 कहानियां लिखी। मेरी प्रमुख कहानियां हैं बड़े भाई साहब, कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी। मैंने 18 उपन्यास लिखे हैं। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रम। चलिए, आज मेरी एक कहानी बड़े भाई साहब पढ़ते हैं। अरे पढ़ते नहीं, देखते हैं। बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? मैं छोटा था और वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हर वक्त किताब खोले बैठे रहे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों आदि की तस्वीरें बनाया करते। कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को सुंदर अक्षरों से नकल करते। कभी तो ऐसी रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन मैंने उनकी कॉपी पर एक बार ये लिखा हुआ देखा,
स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और भाई साहब से पूछने का साहस भी ना हुआ। भाई साहब 8वीं जमात में थे और मैं 6वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा किताब लेकर बैठना भी पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। फाटक पर सवार आगे पीछे मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा ये सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। अरे ना जाने मेरे मुंह से बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए भी इसके सिवा और कुछ इलाज न था कि रोश में मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। A for apple, A for apple, apple is a good for health. B for ball, B for ball, ball in the playground. C for cat, C for cat, cat on the table. D for dog, D for dog, dog in the. इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और एक घर ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ लिख जाए। नहीं गहरा गहरा नथु गहरा सब अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अरे यार रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर रहा। और तुम कितने ढोंगा हो कि तुम मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। कितने मेले तमाशे होते हैं, तुमने अपनी काफी जाते देखा है। रोज ही हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, मैं कभी पार्क भी नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। और उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि खेल कूद में वक्त का वाक़ा तुम पास हो जाओगे? अरे मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम जिंदगी भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे और एक घर ना आएगा। और अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है ना तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई पर रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना अपने घर वापस चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। मुझे अपना इस तरह मूर्ख रहना पसंद था, पर उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। पर घंटे 2 घंटे बाद निराशा की बादल छट जाते और मैं इरादा करता कि इस बार खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना कोई नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस लौटकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के बाहर टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, 1 घंटे भोजन के पश्चात 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 विविध विषय और फिर विश्राम।
मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से वहां खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब को भी नसीहत और फजीयत करने का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनके आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उनको खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। सिर पर मानो हमेशा नंगी तलवार से लटकती मालूम होती थी, जैसे मौत और विपत्ति के समय व्यक्ति मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं इतना फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब भाई साहब और मुझ में केवल 2 दर्जे का अंतर और रह गया था। जी में आया, भाई साहब का हारे हाथ लो। क्यों भाई साहब, कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे देखिए, मजे से खेलता कूदता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। भाई साहब इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे खुद पर अभिमान हुआ और आत्म अभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोबा मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फिर फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल भी हूँ। जुबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर ना रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट कर मैं ठीक भोजन के समय लौटा। तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देख रहा हूं, इस दर्जे में पास हो गए हो और अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ो बड़ो का नहीं रहा, पर तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाथ पड़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश ले लिया? ये वहीं पड़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? अंत में उसे कोई चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं बचा। आदमी जो चाहे तो कर्म करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसको यह अभिमान हुआ था कि संसार में ईश्वर का उससे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। क्या हुआ? भीख मांग मांग कर मर गया। और तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा ही पास किया, तब तो तुम खूब पढ़ गए। खूब पढ़ गए तो ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, बल्कि अंधे के हाथ में बटेर लग गई है। बटेर, मगर भैया बटेर भी केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार हाथ नहीं लग सकती। हाँ, कभी कभी गुल्ली डंडे के खेल में अंधाचोट निशाना लग जाता है, लेकिन उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका एक भी निशाना खाली ना जाए। और सुनो, मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे ना तो लाखों चने चबाने पड़ेंगे। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना क्या आसान समझते हो? 8 आठ तो हेनरी गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ ये याद कर लेना क्या आसान है? हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिख दिया, सारे नंबर कट गए। सपा चट, 0 भी नहीं मिलेगा, 0 भी। वो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, पोलियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। अरे इन अभावों को तो नाम भी ना सूझते थे। एक ही नाम के पीछे 2m, 100m, 4m, 5m लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। A B C की जगह A C B लिख दिया,
वो सारे नंबर कट गए। अरे भाई, कोई निर्दयी मुमथिलों से क्यों नहीं पूछता कि ए, बी, सी और एसीबी में क्या अंतर है, और क्यों व्यर्थ की बातों के लिए छात्रों का खून करते हो? अब दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें क्या अंतर है? लेकिन नहीं, ये तो चाहते हैं कि छात्र अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसर पैर की बातों से मतलब, इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। अब पूछिए इससे प्रयोजन। अरे दुगना नहीं, चौगना हो जाए, या आधा ही रह जाए मेरी बला से। लेकिन नहीं, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको ये सब खुराफातें याद करनी पड़ेगी। अब कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो संक्षिप्त में, जो कि 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, इसके नाम को रोइए। अरे भाई, कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, आप पर लोगों का स्नेह होने लगता है। लेकिन इस तरह सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिख दें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने से मतलब, मैं तो इसे समय की हिमाकत समझता हूं। और यह तो समय का दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। भाई, हम चाहते हैं कि आदमी जो कुछ कहना चाहे झटपट कहे और अपनी राह ले, लेकिन नहीं, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको ये सब खुराफातें याद करनी पड़ेगी। और अनर्थ तो यह है, कहा जाता है संक्षिप्त में लिखिए। समय की पाबंदी पर संक्षिप्त में निबंध लिखिए जो कि 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है, संक्षिप्त में तो 4 पन्ने हुए, अगर विस्तृत से होता तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते, तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात की नहीं? अरे बालक भी इतनी सी बात समझता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं, और उस पर दावा है कि हम तो अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे ना लल्ला, तो ये सारे पापड़ बेचने पड़ेंगे, तब जाके आटे और दाल का भाव मालूम होगा। अभी दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहा मानिए, लाख फेल हो गया हूं, लेकिन तुमसे बड़ा हूं। जो भी कहता हूं उसको गिरा बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन भी आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो चाहे प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो बैंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। बस स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का एक भी अवसर हाथ से न जाने देता था। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में दलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर कहीं लुप्त हो गया, और फिर चोरों सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा सहयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया। और भाई साहब, फिर फेल हो गए। मैंने इतनी मेहनत न की, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गए। मुझे खुद पर अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। रात को 10 बजे तक इधर, सुबह 4 बजे से उधर, और 6 से 9:30 नींद आने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े। और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई,
अगर मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। मगर विधि की बात कौन टाले। अब भाई साहब और मुझ में केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं तो उनके बराबर आ जाऊं, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कुटिल भावना को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचारते ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उन्हीं के उपदेशों का असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब की बार भाई साहब बहुत कुछ नर्म से पड़ गए। कई बार तो मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो जान गए थे उन्हें मुझे डांटने का अवसर नहीं रहा, या रहा तो बिल्कुल बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी और मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर तो बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, और अब दिन का सारा समय बस पतंगबाजी की भेंट में होता था। मैं भाई साहब का अदब करता था और उनसे नजर चुराकर पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न कराने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या के समय हौसल से दूर में एक कटी हुई पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मानो उस आकाशगामी पतंग की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ पतंग की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की एक पूरी सेना लड़की और झंडा बांसुरी उसके स्वागत में दौड़ी चली आ रही थी। सभी मानव आसमान में ही उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल, न मोटर कारें हैं, न ट्राम और न गाड़ियां। भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ा और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ इस धेले की पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी लिहाज नहीं है कि तुम अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो? अरे भाई, आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था जब लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल चीजों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट है। कितनी 8वीं जमात वाले उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर इन बाजारी लौंडों के साथ इस पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कमअक्ली पे दुख होता है। देखो, तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने मन में सोचते होगे कि अब मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और अब भाई साहब को मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और आज तुम मेरी जमात में क्यों ना आ जाओ? और निसंदेह अगर परीक्षकों का यही हाल रहा तो अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और 1 साल बाद तुम मेरे से आगे भी निकल जाओ। लेकिन तुम में और मुझ में जो 5 साल का अंतर है ना, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा, और इसलिए नहीं, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास नहीं किया, बाबा भी शायद 5वीं 6वीं जमात से आगे ना गए, लेकिन तुम्हें और मुझे समझाने का उन्हें जो अधिकार है ना, वो हमेशा रहेगा। और इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें दुनिया का, जिंदगी का तुमसे और मुझसे ज्यादा अनुभव है। आज देर न करें, मैं बीमार पड़ जाऊं
तो तुम्हारे हाथ पांव भूल जाएंगे। दादा को ताज लिखने के सिवा तुम्हें कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो ना तो वो घबराए नहीं, बदहवास ना हो, पहले मर्ज पहचान कर खुद इलाज करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल ना हुए तो फिर डॉक्टर वैद्य को बुलाएंगे। अरे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर खर्च कैसे चलाना है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है। लेकिन जितना आज और हम तुम खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में दादा ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है। अरे अपने हेडमास्टर साहब को ले लो, एमए है कि नहीं, 1000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर का कौन खर्च करना चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। यहाँ पर हेडमास्टर साहब की डिग्री फेल हो गई, पहले खुद घर का खर्च चलाते थे तो खर्च पूरा ना पड़ता था। लेकिन जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है, घर में जैसे लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि अब मेरे समीप आ गए हो, मेरे देखते तुम मेरा ना चल पाओगे। और अगर तुम यो ना माने ना तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। आज मुझे सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और कहा, देखो, पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं करता, मेरा भी जी करता है, लेकिन खुद बेहरा चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? यह कर्तव्य भी तो मेरे सर है ना। सहयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। बालकों की एक पूरी सेना उसके स्वागत में दौड़ी चली आ रही। भाई साहब लंबे हैं ही, उचक कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। हट छोटे, चल आजा। और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भैया आइए। दो मिनट लूंगा मैं, परीक्षा करा दूंगा। संजीव ठाकुर, मैं उद्देश्य कर रही है। आशीर्वाद साहब, मैं